टेक्नोलॉजी शेयरों में दूसरे दिन गिरावट से नैस्डैक आधा % फिसला। एशिया की मिलीजुली शुरुआत और एसजेएक्स निफ्टी 0.25% मजबूत। आज रात से 2 दिनों की फेड की बैठक पर होगी नजर। इकॉनमी के लिए डबल खुशखबरी। अप्रैल में इंडस्ट्री की ग्रोथ ने पकड़ी रफ्तार। मई में रिटेल महंगाई दर 5 साल के निचले स्तर पर। टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार से लगाई गुहार। आरकॉम, एयरसेल और टाटा टेली ने मांगी लाइसेंस फीस में रियायत। आज एमटीएनएल और बीएसएनएल आईएमजी के सामने रखेंगे अपनी बात। चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी 60% से बढ़ाकर 40% करने की योजना। विदेशी बाजारों में कीमतें गिरने से सरकार उठाएगी ये कदम। चीनी कंपनियों ने की थी मांग, शेयरों में दिखेगी तेजी। बीएसई की सब्सिडियरी सीडीएसएल का आईपीओ 19 से 21 जून तक खुलेगा। प्राइस बैंड 145 से 149 रुपए। विजय माल्या के ब्रिटेन से प्रत्यार्पण के मुद्दे पर सुनवाई आज दोपहर 2:30 बजे लंदन कोर्ट में हाजिर होंगे माल्या। और मुंबई पहुंचा मॉनसून। महाराष्ट्र के सभी इलाकों में जबरदस्त बारिश, जगह जगह हुआ जलभराव। और आज भारतीय बाजारों की शुरुआत करने के लिए सब कुछ ठीक है, तो बड़ा सवाल है कि रिकवरी होगी तो कितनी और कितनी टिकाऊ, ये है आज का बड़ा सवाल। लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और आज भी हम आपको देने वाले हैं जबरदस्त कमाई के मौके। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। और जियोजित एनपी पारिबा फाइनेंस सर्विसेज के गौरांग शाह भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की तस्वीर किस तरह की है। एसजेएक्स निफ्टी संकेत ले रहा है ग्लोबल मार्केट से, और आज कुछ मजबूती के साथ खुलने की तैयारी होती हुई 13 अंक ऊपर है ये इस समय। और यूएस देखिए, नैस्डैक में ज़रूर थोड़ी सी नर्वसनेस है वहाँ पर, जिस तरह से एप्पल के शेयर को डाउनग्रेड किया गया है दूसरी बार लगातार। और आप देखिए, इसके चलते नैस्डैक आधा % नीचे जाकर बंद हुआ। डाउ में बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन एशियाई बाजार थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करते हुए, और उसी का असर एसजेएक्स निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। 2 दिनों की फेड की बैठक तो है ही, जिसका आउटकम कल देर शाम निकल कर आएगा, और बृहस्पतिवार को भारतीय बाजार इसके ऊपर रिएक्शन देंगे। लेकिन फिर आज थोड़े बहुत गैप से ओपनिंग हो तो क्या करना चाहिए, बताइए। देखिए, बाजार रेंज में ट्रेड करेगा और दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके होंगे। सपोर्ट जो मिलेगा आज के बाजार में वो थोड़ी ग्लोबल मार्केट्स की स्थिरता से मिलेगा, क्योंकि एशियाई बाजार मिला जुला थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। और फेड की बैठक के पहले बड़ी तेजी या बड़ी मंदी होने की संभावना कम है। तो ग्लोबल संकेत आप कह सकते हैं कि थोड़े से स्थिर हैं, पॉजिटिव साइड पर हैं, उसका फायदा मिलेगा। और दूसरा फायदा मिलेगा कल देर शाम आए इकोनॉमिक डेटा से। आईआईपी और सीपीआई, ये दोनों ही डेटा बेहद मजबूत आते दिखे हैं, बाजार को पसंद आने वाले डेटा है। और उससे एक उम्मीद जगेगी कि अब अगस्त की पॉलिसी में संभावना पूरी बनेगी कि आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करने के बारे में सोचे। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर होगा जो बहुत ज़रूरी है इस लिहाज से कि इसके चलते बैंकिंग शेयरों का मूड सुधरे। तो ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो आपको निचले स्तरों से पर बाजार को सपोर्ट देंगे। ऊपरी स्तरों पर बाजार के लिए टिकना थोड़ा सा मुश्किल होगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़े शॉर्ट्स भी बनेंगे। और उसकी वजह यह कि एफआईएस के आंकड़े थोड़े से कमजोरी की तरफ नजर आ रहे हैं, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली होती दिख रही है। तो आपके पास दोनों ही ट्रिगर्स हैं, तेजी के भी और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के भी। लेकिन आज के लिए डायरेक्शन के तौर पर आप बैंक निफ्टी से डायरेक्शन लीजिए, न कि निफ्टी से। और बैंक निफ्टी से डायरेक्शन इसीलिए ज़रूरी है कि बैंक निफ्टी में कल थोड़ी सी कमजोरी भी ज़्यादा दिखी। और दूसरा ये कि अगर आज इन डेटा के दम पर बैंक निफ्टी रिकवरी दिखाता है तो ठीक, अदरवाइज बैंक निफ्टी यहाँ से कमज़ोर होता है तो थोड़ा सा मुश्किल वाला मामला बन सकता है। 9600 और 23,500 ये है आज के निर्णायक लेवल। निफ्टी के लिए 9,600, जिससे थोड़ा सा ऊपर हम 15 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुए, और बैंक निफ्टी के लिए 23,500, जिससे 25 पॉइंट नीचे जाकर हम बंद हुए। लेकिन ये डेटा पॉइंट के लिहाज से ये दोनों लेवल्स निर्णायक हैं। तो 23,500 के ऊपर हैं तो ही आप सोचिए कि बैंक निफ्टी पर पॉजिटिव है, और 9,600 के ऊपर अगर हैं 10-15 पॉइंट गिर भी जाएँ तब भी आप ये मानकर चलें कि निफ्टी पर आप पॉजिटिव है। तो ये 2 लेवल्स आज ट्रेडिंग के लिहाज से निर्णायक तौर पर रखें। 9,550, 9,675 ये डे ट्रेडिंग रेंज निफ्टी की मुझे नजर आती है। और वैसी ही ट्रेडिंग रेंज बैंक निफ्टी पर मैंने बड़ी टाइट दी है, 23,400, 23,650, ये 250 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। फिर वही कहूँगा जो अब तक कहता आया हूँ कि जब तक 9,600 के नीचे निफ्टी बंद न हो, जब तक 23,400 के नीचे निफ्टी बंद न हो, तब तक डरने की जरूरत नहीं।
ये तेजी के मार्केट के छोटे मोटे करेक्शन है, किसी भी वजह से आएंगे, लेकिन अहम लेवल को तोड़कर बाजार जब तक बंद हो, इन लेवल के नीचे बंद हो भी जाए तब भी आपको सिर्फ तेजी की पोजीशन कम करनी है, न कि शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लेवल अब भी नहीं है, तो थोड़े बहुत करेक्शन में अगर आपको तेजी की पोजीशन ऊपर के लेवल पर बनी हुई है तो वो 9600 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखें निफ्टी पर, और 23400 का बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखें। तो आज ट्रेड करने के दोनों तरफ तरीके होंगे, और दोनों तरफ तरीके के लिहाज से अगर 9600 के आसपास मिले निफ्टी, या जहां खुले मतलब कल के लेवल के आसपास ही, तो 9550 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 9650 9675 के टारगेट के लिए अगर 9650 के आसपास खुल जाए निफ्टी तो फिर ना भी खरीदे तो चलेगा, इंतजार करें। तब आपको करना ये कि 9675 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए 25 पॉइंट के रिस्क लेकर 9600 के टारगेट के लिए। तो मौके दोनों तरफ बन सकते हैं, शॉर्ट ना करें तो भी चलेगा, गिरावट में खरीदारी करने के मौके ज़्यादा बेहतर होंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 23,400 बहुत ही बढ़िया लेवल है, अगर वहाँ पर मिलता है तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए, या एकदम फ्लैट शुरुआत हो तब भी सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस 23,300 होगा, ऊपर की तरफ 23,600 का आपका टारगेट, और 23,600 के ऊपर बैंक निफ्टी आपको शॉर्ट करना चाहिए 23,700 का एक स्टॉप लॉस लगाकर, नीचे की तरफ 23,500 के टारगेट के लिए। अगर ना भी करें तो भी चलेगा। हाँ, अगर शॉर्ट करना ही चाहें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में से एक, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी हल्का सा कमज़ोर ज़्यादा दिख रहा है, या कम मजबूत दिख रहा है, ये कह सकते हैं। निफ्टी ज़्यादा बेहतर है, तो ये संकेत साफ है। सेक्टर्स जो पॉजिटिव साइड पर आज काम कर सकते हैं, बैंक्स, अगर तेजी आनी है तो बैंकिंग शेयरों से ही आनी है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, और नहीं तो फिर तेजी नहीं होगी। दूसरा है फार्मा सेक्टर जो मजबूत रह सकता है। चलिए, तो इस सेक्टर पर रखिएगा नज़र। कह सकते हैं ना कि 9700 के ऊपर समाप्ति होने से पहले थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और गिरावट में खरीदारी करने के ही मौके आपको तलाशने चाहिए, वो ज्यादा बेटर रणनीति होगी। हाँ। बनस्पत शॉर्ट जाने की, जब तक आपको अहम लेवल टूटते नहीं दिखें, तेजी के मार्केट में घबराने की, डरने की जरूरत बिल्कुल। और ऐसा कई बार हुआ है, आप देखिए करेक्शन में अगर आपने नहीं खरीदा, फिर आपको लगता है ओह ये तो बस मिस हो गई, तो इस बार छोड़ना नहीं है, करेक्शन में जरूर खरीदारी करनी है। एक और आपको कॉन्फिडेंस की बात दिखाऊं, देखिए वागले साहब भी बुलिश हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए कितनी तेजी होगी, खरीदेंगे अभी या थोड़ा और इंतजार करेंगे? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक निफ्टी 9600 9700 ये रेंज है, 100 पॉइंट हम थक चुके हैं बोल के, और वो निकल नहीं रहा है उससे। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिफर करूंगा, मेरा को थोड़ा सा ज्यादा वीक लग रहा है। ओके, तो मतलब वो निफ्टी को वन वे ऊपर जाने नहीं देगा, और निफ्टी बैंक निफ्टी को वन वे गिरने नहीं देगा। तो मतलब माइंडली बेरिज जिसको मैं कहूंगा 23,550 23,250 ये 300 पॉइंट का रेंज है। तो मैं बैंकिंग में तो डेफिनेटली तेजी करने की अभी नहीं सोचूंगा, शायद आफ्टरनून में जैसे अनिल जी कह रहे बाइंग आए तो देन पूरा सेंटिमेंट सुधर के वी विल गो आउट ऑफ दैट 96-9700 बैंड, तो फिर निफ्टी निकल जाएगा। बट उसके लिए अब फिलहाल वेट करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक इज द वे टू गो। बिल्कुल सही। तो कितने बाय कितने सेल है सर? उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, 3 बाय 1 सेल है। वाह, चलिए तो तेजी करिए। 3 बाय वाले पे मैं तो ज्यादा फोकस करूंगा, और पूछूंगा आप कुछ ही देर में वागले साहब से कि वो बाय आइडियाज कौन से होने वाले हैं आज के दिन। लेकिन कल का सेल आइडिया जस्ट डायल भी आपका कमाल कर रहा था, तो इसके ऊपर भी नजर रहेगी हमारी। एफआईएस और डीआईएस ने दोनों ने कल कैश मार्केट में बिकवाली करी है। एफएनओ में भी 1350 करोड़ रुपए की एफआईएस की तरफ से बिकवाली। डेटा थोड़े से दिक्कत वाले हैं। हाँ बिल्कुल है, खासतौर से वायदा कारोबार के, क्योंकि घरेलू फंड्स की बिकवाली में कोई दिक्कत नहीं है, 60 करोड़ के आसपास की वो ठीक है कल के मार्केट को देखते हुए। कैश मार्केट में एफआईएस ने भी 170 करोड़ का बेचा, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं बेचा, लेकिन वायदा कारोबार में डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि बिकवाली के आंकड़े ज्यादा है। 1300 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स और 600 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, यानी कि 1900 करोड़ की बिकवाली तो यही है। दूसरा, ऑप्शंस में 600 करोड़ की खरीदारी आई है, उनमें भी कुछ हद तक पुट ऑप्शन में भी खरीदारी हुई है, कॉल ऑप्शन में भी खरीदारी हुई है। तो ओवरऑल आप इन डेटा के दम पर ये कह सकते हैं कि देखिए, हम कल भी यही बात कर रहे थे कि ऊपरी स्तरों पर 9700 को पार करना मुश्किल इसीलिए हो रहा है कि डेटा सपोर्टिव नहीं है आपके लिए इतने कि आप तेजी कर पाए। लेकिन निचले स्तरों पर इसलिए नहीं गिर रहे हैं कि आपको शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा मिलता है। अब वो शॉर्ट कवरिंग भले ही ट्रेडर्स की तरफ से हो या एफआईएस की तरफ से हेजिंग के लिहाज से। तो ये डेटा के दम पर एक संकेत साफ दिखता है कि आपको ऊपरी स्तरों पर दिक्कत होगी, लेकिन निचले स्तरों पर सपोर्ट आएगा, वो भी हम आगे डेटा में डिस्कस करेंगे। तो कम से कम कह सकते हैं कि ग्लोबल माहौल को देखते हुए मुझे लगता है थोड़ा सा कल जो फार्म लोन वेवर को लेकर चिंताएं थी, उसको देखते हुए एफआईएस ने थोड़ा हेज करने की कोशिश की है। अगर उनका मूड ज्यादा खराब होता कि उन्हें लगता है नहीं 9700 निकलेगा ही नहीं ऊपर, तो फिर वो कैश में अच्छा बेच कर जाते हैं। तो बजाय कैश में बेचने के उन्होंने एफएनओ में बेचा है। खराब तो है लेकिन उतना बुरा नहीं। ठीक बात है। चलिए, तो थोड़ा सा कमजोरी भरा है, क्या एफएनओ का डेटा भी कमजोरी भरा है, ये हम बात करेंगे अनिल से। लेकिन पहले जानते हैं वागले साहब के आज के 3
टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं तेजी वाले, सर बताइए। हेमंत, मैं शुरुआत करूंगा पीरामल एंटरप्राइजेस से। कल एकदम क्लियर लास्ट 1 आवर में ब्रेकआउट देखा, जो मुझे लगता है आज और कल तक कंटिन्यू होगा। अच्छा पैटर्न है। 2997 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 3177। और मेरे 2 कैश के स्टॉक है। HSIL में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है, 368 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 396। 2 से 3 दिन का व्यू है। और तीसरा बाय है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, जो क्लियर ब्रेकआउट में से निकला है। अगले 1 से 2 दिन में अच्छी तेजी हो सकती है। 306 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 324। बड़े दिनों बाद कार्बोरेंडम यूनिवर्सल का नाम सुना। फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है और अब देखिए वागले साहब के रडार पर भी आई है, तो यहाँ पर तेजी हो सकती है आज के दिन। एक सेल साइड का आइडिया भी है, वो बताएंगे थोड़ी देर में आपको, लेकिन पहले LFIs और FNO की बात तो हो गई। ये बताइए डेटा किस तरह का निकल कर आया है, पुट कॉल रेशियो क्या कहता है आपका? पुट कॉल रेशियो ये कह रहा है कि जो कमजोर ट्रेडर्स से उनकी सफाई हो गई है कल, और मैं उससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि 1.21 से सीधा 6 बेसिस पॉइंट घटकर 1.15, तो ये बहुत कंफर्ट देने वाला है, सूदिंग है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि 9600 जो अहम लेवल है वो अब भी आसानी से टूटेगा नहीं, ये भी दूसरी बात साफ तौर पर दिख रही है डेटा में, क्योंकि 9600 के लेवल को बाजार होल्ड करेगा। और यही वजह है मैंने कि आज भी 9600 को अहम लेवल के तौर पर चुना है, क्योंकि वहां पर अब भी पुट में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल्स के मुकाबले में। तो अगर आप थोड़े दिनों का ट्रेडिंग व्यू ले रहे हैं, रेंज लेना चाहते हैं, तो नीचे 9500 और ऊपर 9700, ये 200 पॉइंट की रेंज है जिसमें बाजार वक्त बिताएगा। असली कमजोरी और एक्चुअली दिक्कत क्या है मालूम, एक दिन बाजार गिरता है ना तो इतने शॉर्ट कॉल आने लगते हैं और इतने लोग मंदी में आ जाते हैं कि जैसे मतलब बाजार ने टॉप बना दिया, 9700 का लेवल वापस निफ्टी पर 2-3 साल तक दिखने वाला नहीं है, उस तरह का व्यू बन जाता अच्छा है ना, उसके बाद यही शॉर्ट कवर होते हैं। हाँ, उसके बाद हम नया हाई बनाते हैं। हाँ, तो यही दिक्कत इस वक्त सबसे ज्यादा है। कल की तेजी, कल जैसे एक बार कमजोर हुआ, इतने आप सोशल मीडिया पर ट्विटर पर मैसेज देखेंगे कि बस ये मंदी शुरू हो गई, ये ऐसे नहीं होता है। और कम से कम बुल मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपको अगर मूड बनाना ही है मंदी का, तो कम से कम 2 या 3 दिन 9500 के नीचे बंद होने दे निफ्टी को। जब तक 3 दिन तक 9500 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता, तब तक दिमाग से निकाल दीजिए कि आप मंदी देख रहे हैं। ये करेक्शन है। वो दिल से वो लोग वही हैं जो इन्होंने पार्टिसिपेशन एग्जैक्टली मिस कर दिया, वो तेजी मिस कर चुके हैं। exactly. वो दिक्कत है, पहली बात। दूसरी बात, 23,500 बैंक निफ्टी पर मेक और ब्रेक वाला लेवल है, और अल्टीमेटली तेजी या मंदी होगी उसका डायरेक्शन अब आपको निफ्टी से नहीं मिलेगा, बैंक निफ्टी से मिलेगा। और वो तब मिलेगा अगर बैंक निफ्टी आज फिर से 23,500 के नीचे बंद होता। हालांकि मेरा लेवल 23,400 का है क्लोजिंग का स्टॉप लॉस के लिहाज से, लेकिन फिर भी मनोवैज्ञानिक स्तर के तौर पर और जो पोजीशन पुट और कॉल में 23,500 पर बनी हुई हाईएस्ट, दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बनी हुई बैंक निफ्टी में, इसलिए मैं बैंक निफ्टी पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। अगर बैंक निफ्टी 23,500 के नीचे बंद होता है तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ेगी। 200-300 पॉइंट की जगह अब से लेकर इस हफ्ते की एक्सपायरी तक के लिए खुल जाती है, और वो जो अनवाइंडिंग होगी वो दिक्कत की बात है। कल के सेशन में बढ़िया बात क्या हुई है, स्टॉक फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट घटा है, निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट घटा है, बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट घटा है। 9600 के पुट जिन्होंने बेचे हुए थे ट्रेडर्स, यानी कि तेजी की पोजीशन, वो 9 लाख शेयर घटे। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स डरते रहे, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, अनाप शनाप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा तेजी की पोजीशन ना बनाए, और बनाए तो तुरंत निकल जाएं। ये बाजार के लिए बहुत अच्छा है। जो कल हुआ वो अच्छा हुआ है, और ऐसे में मुझे लगता है कि फिर थोड़ी और पोजीशन अगर हल्की हो जाए और ये पुट कॉल रेशियो अगर आज आपको दिन के दौरान 1.1 के आसपास दिखे, तो आप समझ लीजिए कि खरीदने का वक्त आ रहा है डे ट्रेड के लिहाज से। जो लेवल्स अहम है वो मैं बता चुका हूँ। जब तक 9600 के नीचे बंद न हो तब तक बिल्कुल अपनी तेजी की पोजीशन को ना छोड़ें। 23,400 के नीचे बंद न हो तब तक तेजी की पोजीशन को ना छोड़ें। जो मंदी करनी है उसके लिए अभी बहुत वक्त है, अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाली है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऊपरी स्थानों पर थोड़ा सावधान रहना है। डेटा वो बता रहे हैं कि आप वन वे तेजी भी नहीं देखेंगे तो वन वे मंदी भी नहीं देखेंगे। बुल मार्केट के करेक्शन है, शार्प होंगे, तेजी से आएंगे, अचानक आएंगे, और आपको पता नहीं होगा, क्योंकि फार्म लोन वेवर जैसे कल किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक आने वाला है कि भाई आज ही आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें होंगी, इसमें ज़्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ है, पोजीशन थोड़ी सी हल्की रखें जब बाजार में इस तरह की वॉलेटिलिटी होती दिखे। तो अगर आप जितना ट्रेड करते हैं उसका 25% 30% अपनी क्वांटिटी कर लें तो आप सेफ रहेंगे और पैसा बना पाएंगे। बिल्कुल। चलिए, निफ्टी पर बाकी एक्सपर्ट्स की राय क्या है ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। सन फार्मा के लिए खबर आ रही है कि उनकी एक दवा है जेटिया, जो कि बहुत बड़ा ड्रग है, यूएस में करीब $2.7 बिलियन का ड्रग है। इसके लिए
मंजूरी मिली है एफडीए की, तो ये देखिए खबर आती है, बहुत बड़ी खबर है। इस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। आज शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिलने वाली है सन फार्मा के इस खबर के चलते, और इस खबर का बाजार को काफी समय से इंतजार था। और कौन सी खबरें हैं जो आज असर डालने वाली हैं शेयरों पर, ये सब एक्शन होगा ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आइए अब आपको बता देते हैं कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। किरण यादव की राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई कह रहे हैं तेजी करिए, टारगेट है 9670 का, 9590 का स्टॉप लॉस रखिए। मनीष हाथीरमानी शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी को, कह रहे हैं कि 9660 के स्टॉप लॉस से बेच दीजिए 9570 के टारगेट के लिए। राकेश बंसलार के ग्लोबल के बुलिश हैं और उनको लगता है कि 9660 तक जाने का दमखम रखता है निफ्टी, 9589 का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन सुमित जैन खरीदना चाहते हैं निफ्टी, लेकिन कहाँ 9575 के नीचे, यानी कि यहाँ से भी 40 पॉइंट गिरे तब खरीदिए, और 9690 का टारगेट है उनका। AK प्रभाकर IDBI कैपिटल के जो कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि 9800 तक जा सकता है, उन्होंने थोड़ा सा अपना टारगेट को नीचे खींचा है 9725 का, लेकिन अभी भी उनका टारगेट है 9580 का। स्टॉप लॉस रखिए और तेजी करिए। तो 5 एक्सपर्ट्स में से एक हैं बेरिश, बाकी 4 बुलिश। और रेंज जो दिख रही है नीचे 20 पॉइंट की रेंज, जो मजबूत सपोर्ट है निफ्टी पर, वो लिख लीजिए 9570 से 9590। ये है 20 पॉइंट की रेंज, सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तर पर 9670 से 9690, ये 20 पॉइंट की रेंज है जहां पर जाकर रुकेंगे बाजार। ऑलराइट, ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन सी वो 5 खबरें हैं जिनके चलते आज शेयर रहने वाले हैं एक्शन में? आइए देखते हैं 5 का पंच। अशोक लेलैंड, इसके लिए एक इंटरेस्टिंग और बेहद पॉजिटिव खबर, और वो ये कि इलेक्ट्रिक बस का इन्होंने ट्रायल रन किया है चेन्नई में। चेन्नई की जो तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का डिपार्टमेंट है, वो बता रहा है कि ये ट्रायल रन बड़ा सक्सेसफुल रहा है, और अब इसके चलते जल्दी चेन्नई में आपको पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिक बसें चलती हुई दिखेगी। 2000 बसें चेन्नई का ये डिपार्टमेंट खरीदने का मूड बना रहा है, तो अशोक लेलैंड के लिए ये एक बड़ा अचीवमेंट। बिल्कुल, और नजर रखिए श्रेया शिपिंग पर भी। योकोहामा एक जापान की कंपनी है, उसके साथ इन्होंने करार किया है, शिपिंग सेक्टर की वो कंपनी है, और उनके साथ अब मिलकर ये कुछ सेवाएं आदान प्रदान करेंगे, जैसे कि कस्टम क्लियरेंस की सर्विसेज, वेयर हाउस की सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई सर्विसेज। तो शेयर शिपिंग के लिए सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव खबर। कोल इंडिया, कभी कोई अच्छी खबर आती नहीं और आज भी नहीं है, और कोल इंडिया के लिए खबर ये है कि देखिए दाम जो घट रहे हैं, माइनिंग कम हो रही है, उससे तो दबाव बन ही रहा है, लेकिन इसके अलावा कर्मचारियों को इन्होंने 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी देने का फैसला किया है। इससे 4000 करोड़ का बोझ और बढ़ेगा। हमने आपको थोड़े समय पहले बताया था कि उन्होंने किस तरह से ग्रेडिंग कम की है कोयले की, और हम लगातार 290-300 रुपये से कह रहे हैं कि ये शेयर खराब है, कमज़ोर है फंडामेंटली। अब आज और ये खबरें जो आती दिख रही है कर्मचारियों की कॉस्ट बढ़ने की, इसके चलते शेयर के लिए नेगेटिव खबरों का सिलसिला बरकरार है, और 52 हफ्ते के निचले स्तरों को छूता जा रहा है ये स्टॉक। तो इस पर आज फिर से नजर होगी। इक्विटास के ऊपर भी नजर होगी। देखिए कल कुछ ब्लॉक डील्स हुई थी, फर्स्ट हाफ में ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। रिमको इंडिया लिमिटेड नाम के एक फंड ने 50 लाख शेयर खरीदे हैं 169 रुपीज़ के भाव पर, और आप देखिए कल क्लोजिंग हुई है 154 के आसपास। तो फर्स्ट हाफ में अच्छा प्रदर्शन दिखाने के बाद सेकंड हाफ में बाजार की कमजोरी के साथ ये शेयर करेक्ट हुआ है। आज देखेंगे ये किस तरह का प्रदर्शन दिखाता है। तमाम शुगर कंपनियों पर रखिए नज़र। जैसा कि कल हम बता रहे थे दिन के दौरान कि शुगर कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, वो ये कि सरकार रॉ शुगर, कच्ची चीनी के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा सकती है। अभी 40% है, ये 60% कर सकती है। तो शुगर कंपनियों के लिए बलरामपुर, बजाज, दामपुर के लिए अच्छी खबर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संदीप वागले साहब, और अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं फंडामेंटल राय देने के लिए गौरांग शाह साहब भी। सर स्वागत है आपका भी सीएनबीसी आवाज़ पर। गौरांग सर, पहले तो ये बताइए कि ये कल का थोड़ा जो करेक्शन हुआ सर, लोग थोड़ा डगमगा रहे हैं, डर रहे हैं। क्या डरने की ज़रूरत है कि तेज़ी खत्म होने वाली है, बाजार ने टॉप बना दिया, ऐसा कुछ तो नहीं होगा, या बड़ा करेक्शन आ जाएगा, या फिर बने रहें, डटे रहें? बने रहें, डटे रहें और गिरावट पर और भी खरीदारी करें। वाह वाह। ये डरना घबरना मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के शेयर बाजार में अगर आप ये सोच करके पैसे लगाते हैं तो मेरे ख्याल से आप कभी पैसे नहीं बना पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, 31,200-300 सेंसेक्स, उसमें अगर आपको 100-200 पॉइंट का करेक्शन मिलता है,
निफ्टी 9600 9700 के आसपास, उसमें आपको 50 पॉइंट का करेक्शन मिलता है। तो प्रतिशत के हिसाब से अनिल जी ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। और पूरे दुनिया भर में ऐसा कोई शेयर बाजार नहीं है कि आपको एक तरफा ऊपर की तरफ की रुझान दे। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बाजार के लिए आए, ये बाजार की सेहत के लिए और आपकी और हमारी और सभी निवेशकों की सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। और एक मौका देते हैं, जो लोग चूक गए हैं बाजार में हिस्सा लेना, उनको एक मौका मिलता है निवेश करने के लिए लंबी अवधि के नजरिए से। तो मैं नहीं मानता कि कोई भी बड़ी गिरावट या कोई भी रिवर्सल जो कहते हैं लोग, वो शुरू हो गया। और एक बात दूसरी भी है, हर एक छोटी सी गिरावट पर जो पैसे साइडलाइन पर रुके हुए हैं वो बाजार में आते हैं और वो नीचे की तरफ के दायरे को काफी सीमित कर देते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स यही रणनीति है जो पैसा बनाकर दे रही है, यही रणनीति आपको आगे भी पैसा बनाकर देने वाली है। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज खबरें हैं, इन सब पर हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। संदीप वागले साहब बने हुए हैं हमारे साथ, गौरांग शाह जी भी बने हुए हैं, सुमित बगड़िया भी आगे जुड़ेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और अब वक्त हो गया ये बताने का कि दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज की क्या राय निकल कर आ रही है, खास तौर पर फाइनेंशियल सेक्टर बैंक्स पर क्या राय है। हर्षदा मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। हर्षदा बताइए। PSU बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच कह रहा है खरीदारी करनी चाहिए इस काउंटर में। ये इनफैक्ट PSUs में सबसे टॉप पिक रहेगा बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के लिए। इन्होंने टारगेट भी बढ़ाया है, पहले याद रखिएगा टारगेट 385 था, बढ़ाकर अब 393 की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका मानना है कि नेट प्रॉफिट एस्टिमेट्स भी 2 से 3% बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो कंपनी ने हाल ही में फंड रेज किया है वो एक मेजर बूस्टर डोज साबित होगा और ऑफ कोर्स अब एनवायरनमेंट भी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रेडिट ग्रोथ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और ये पूरा पॉजिटिव रहेगा SBI के लिए। इनफैक्ट नोमुरा ने भी SBI पर कोई टारगेट नहीं दिया है, लेकिन PSU स्पेस में वो एक लौता स्टॉक है जो नोमुरा को भी पसंद है। अब आते हैं निजी बैंकों की तरफ। HDFC पर HSBC की रिपोर्ट आई है। बाय कॉल रिएटरेट करें, यानी कि खरीदारी की राय बरकरार है। यहां पर इन्होंने टारगेट बढ़ाया है, 1887 का अब टारगेट आया है। पहले याद रखिए 1628 का टारगेट था इस स्टॉक पर। मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, प्रोडक्ट मिक्स काफी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी भी करीब 19 से 20% इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। यही वजह है कि HSBC को ये स्टॉक पसंद है। इसके अलावा सिटी ग्रुप के रेडार पर एक्सिस बैंक है। सिटी ने इनफैक्ट टारगेट मेंटेन किया है 600 रुपए प्रति शेयर का। उनको लग रहा है कि एसेट रेजोल्यूशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और जो भी स्लिपेजेस थे उसका पूरा बुरा दौर पूरा हो चुका है। अब यहाँ से बस पॉजिटिव्स ही देखने को मिलेंगे एक्सिस बैंक के। तो अच्छी रिपोर्ट्स आज बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज पर पूछेंगे अभी थोड़ी देर में गौरांग से कि इन शेयरों पर क्या कुछ किया जाए। लेकिन हर्षा बताइए, इनके अलावा कौन से मिड कैप से जाए? इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है आज आपके पास। इमामी है रेडार पर क्योंकि जेफरीज ने यहाँ पर एक टारगेट बढ़ाया है। इनफैक्ट 1266 रुपए का टारगेट दिया है। पहले याद रखिए 1111 रुपए का टारगेट जेफरीज ने रखा था इमामी पर। सेकेंड हाफ में इंटरनेशनल बिजनेस में रिकवरी की उम्मीद है जेफरीज को। यही नहीं, कमोडिटी एनवायरनमेंट अब बहुत ही बिनाइन है, तो ज्यादा इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट पर इंपैक्ट नहीं पड़ता हुआ दिखाई देगा और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस जो भी इमामी करेगा वो मार्केट काफी वेल एक्सेप्ट कर रहा है, उनको एक बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। तो वो वजह है कि जेफरीज को इमामी में लग रहा है कि खरीदारी करनी चाहिए और टारगेट भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। साथ ही डॉइचे बैंक के रेडार पर पेट्रोनेट LNG का शेयर है। इनफैक्ट पेट्रोनेट इस क्षेत्र का टॉप पिक है डॉइचे बैंक के लिए। 550 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह यहां पर आ रही है। लो एंड LNG प्राइसेस एक मेजर बूस्टर डोज साबित होगा। साथ ही साथ वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट 10% की तेजी के वॉल्यूम्स की उम्मीद है, जिससे CAGR में भी हम देखेंगे 17 और 19 वाले वित्त वर्ष में, 2 वित्त वर्षों में अच्छा खासा इजाफा बनता हुआ दिखाई देगा। पेट्रोनेट के अलावा यहाँ पर उनको लग रहा है कि जो भी ऑर्डर फ्लोज दूसरी कंपनियों के जरिए आते हुए दिखाई देंगे वो भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा पेट्रोनेट के लिए गोइंग फॉरवर्ड। ऑलराइट, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। हम अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे इन शेयरों पर। शुक्रिया हर्षदा आपका इस जानकारी के लिए। सुमित बगड़िया जी चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को वो किस तरह से ट्रेड करना चाहेंगे। हाय सुमित, गुड मॉर्निंग। बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कॉल है आज? गुड मॉर्निंग हेमंत।
तेजी का ही व्यू है। कल के दिन में हमने एक छोटा सा करेक्शन देखा था मार्केट्स के अंदर, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नीचे में हमें निफ्टी में सपोर्ट देखने को मिलेगा और 9600 9580 जो कि पिछले 2 हफ्ते से सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, वो सपोर्ट इस बार भी मिलना चाहिए। और ऊपर में इमीडिएटली हमें 9700 के टारगेट जो कि लास्ट कुछ दिनों से रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, ये रेंज है फिलहाल निफ्टी की 9600 9700। इधर साइड ब्रेकआउट 200 से 250 पॉइंट का मूव हमको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। मार्केट्स का रुझान देखते हुए, टेक्निकल लेवल्स देखते हुए, जब तक ये नीचे के लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक हमको ऊपर के टारगेट्स के लिए ही काम करना चाहिए। 9580 स्टॉप लॉस, 9700 इमीडिएट टारगेट। 9700 के ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट इस बार देखने को मिला तो हमें 9800 से 850 तक का मूव इमीडिएटली 3 से 4 दिनों के अंदर ही देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के अंदर बाइंग में रहना चाहिए। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी भी अभी तक पॉजिटिव है। कल दबाव जरूर देखने को मिला था, बट वो दबाव से ऐसा नहीं लगता कि यहां से कोई बड़ी करेक्शन हमको देखने को मिलने वाली है। फिलहाल 23,300 23,300 शुड बी द स्टॉप लॉस फॉर लॉन्ग पोजीशंस। उसके स्टॉप लॉस से बाइंग करें। 23,700 23,900 इमीडिएट टारगेट्स। ओके, तो निफ्टी खरीदें, बैंक निफ्टी खरीदें, ये राय है सुमित बगड़िया की। राय लेते हैं गौरांग शाह से। गौरांग, आपको लगता है बैंकिंग शेयर खरीदने चाहिए, खासतौर से उस लिहाज से जो कल देर शाम IIP CPI डेटा है बड़े बेहतर दिख रहे हैं, और इसके चलते क्या आपको लगता है अब अगस्त के पहले हफ्ते में जो पॉलिसी आएगी क्रेडिट पॉलिसी, उसमें ब्याज दरें घटेंगी, और यदि हाँ तो फिर क्या इन शेयरों को खरीदने का वक्त है आज? तो अनिल जी, अगर हम ये सोच करके चल रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था और विकास दर ऊपर जाएगी और पूरी इकोनॉमी पर इसका एक सकारात्मक सा रुझान पड़ेगा, तो एक क्षेत्र जो कि बहुत ही बखूबी और बेहतरीन तरीके से इसको सपोर्ट करता है वो है बैंकिंग और फाइनेंस। हम दोनों पर ही सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चल रहे हैं। और अगर आपको 2 हिस्सों में बांटना है बैंकिंग को, एक तरफ निजी बैंक, दूसरी तरफ सरकारी बैंक। निजी बैंक में HDFC, एक्सिस, ICICI और तमाम बैंक्स जो हर्षदा जी ने अभी जिक्र किए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। छोटी बैंकों में सिटी यूनियन बैंक, DCB, फेडरल बैंक, ये पसंदगी है हमारी निजी क्षेत्र की बैंकों में। सरकारी बैंकों में दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से शुरुआत करके बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक। इसके साथ ही अनिल जी, जो सरकार कदम उठा रही है पूरे मसले NPA के मसले को, बैलेंस शीट को सुधारने के लिए, वो एक सही दिशा में कदम है। और उसका जो एक इम्पैक्ट है पॉजिटिव, वो थोड़े समय बाद आएगा, लेकिन पॉजिटिव बिल्कुल रहेगा। और उस लिहाज से हमें बैंकिंग और NBFCs, HFCs यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में हाल ही की लिस्टिंग PNB जो मेरे ख्याल से कल या परसों एक नया उच्चतम स्तर बना था, वो पसंद है। HDFC, LIC, DHFL, कैनफिन होम्स, ग्रुप फाइनेंस, Capital First amongst the diversified NBFCs, L&T Finance and Holding, M&M Financials, ये सभी हमारी पॉजिटिव कवरेज में। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए पूछते हैं सुमित जी से, उनके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के कौन से हैं, बताइए सुमित जी। सबसे पहला ट्रेडिंग आइडिया FMCG के अंदर डाबर। कल डाबर में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला था और ओवरऑल FMCG पूरा सेक्टर ही अच्छा मूव दिखा रहा है। डाबर के अंदर अभी लगता है कि एक यहाँ से अच्छा हमको तेजी का मूव देखने को मिलना चाहिए। इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल से हमें 295 से 300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक डाबर में प्रेजेंट लेवल्स पे खरीदारी करें। प्रेजेंट लेवल से कोई 2-3 रुपए की गिरावट मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। ट्रेडिंग के लिहाज से 277 का स्टॉप लॉस और 295 से 300 के टारगेट होंगे। दूसरा स्टॉक इंफ्राटेल। इंफ्राटेल के अंदर ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहां से और तेजी दिखा सकता है। स्टॉक पिछले 3-4 दिनों में एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है। कल के दिन में हमने एक तेजी देखी थी। स्टॉक इमीडिएटली यहां से 395 से 400 तक के लेवल्स दिखा सकता है और 400 के लेवल्स के बाद हमें इसमें फ्रेश अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। जब तक 400 के लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक ये स्टॉक 375 से 400 की रेंज में घूमेगा। आई थिंक 380 से 384 के बीच में भारतीय इंफ्राटेल को बाय करें। स्टॉप लॉस 375 और टारगेट ऊपर में 395 से 400 तक के हमें 3 से 4 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, और साथ ही सुमित अपना ऑप्शन का स्ट्रेटेजी भी बताएं, कौन सा ऑप्शन चुना है आज आपने? बिल्कुल अनिल जी, REC के अंदर एक हमें कल तेजी देखने को मिली है और पिछले 8 से 10 दिनों के अंदर फॉल देखने को मिला। 3 से 4 दिनों के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिला और कल के दिन में हमें वो 3 से 4 दिनों का कंसोलिडेशन को एंगल्फ करते हुए देखने को मिला है मूव। आई थिंक इमीडिएटली हमें REC के अंदर 10 से 15 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। इसीलिए REC के अंदर 190 का कॉल बाय करके काम करना है। तेजी का पोजीशन है 6 से 6.5 रुपए के बीच में लेना है। कल 6.5 रुपए की क्लोजिंग थी इसकी। 4.5 रुपए का नीचे में इसमें स्टॉप लॉस लगाना है और स्पॉट लेवल्स के हिसाब से अगर ये 200-205 का लेवल दिखा देता है 3 से 4 दिनों के अंदर तो इस कॉल की वैल्यू ऊपर में 10 इमीडिएट टारगेट होगा और 14 ओवरऑल टारगेट होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है, बाइंग करके काम करना चाहिए।
ओके, चलिए तो आरईसी पर रखिए नजर। वागले साहब ने भी 3 बाय आइडियाज तो दिए थे आपको, पिरामल एंटरप्राइजेज, एचएसआईएल, कार्बोरेंडम, यूनिवर्सल, लेकिन एक शॉर्ट साइड का आइडिया भी है। वागले साहब बताइए कौन सा है वो? हेमंत, कल बैंक ऑफ इंडिया की हमने मॉर्निंग में बात की थी, अनिल जी ने स्पॉट किया था और वो गिरा भी था, लेकिन मैंने ये इसके लिए चुना है क्योंकि इसने एक स्विंग लो को ब्रेक किया है, जो कि 140 है। बाकी सारे स्टॉक्स भी वीक है, कैन बैंक बोलो, यूनियन बैंक बोलो, पैटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर है पीएसयू बैंक्स, तो मैं इसके साथ सेल करके जाना चाहूंगा बैंक ऑफ इंडिया। ये 140 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 130, 1 से 2 दिन का व्यू होगा। ओके, चलिए तो बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर नजर रखिएगा आप, और आज 9:15 पर फिर से हमारे पर नजर रखिएगा, क्योंकि फिर से इस तरह के स्टॉक्स आइडेंटिफाई होने वाले हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की। देखिए ये वो पॉकेट है जिसके ऊपर काफ़ी सारी चर्चा हो रही है और काफ़ी सारी कंपनियों ने तैयारी कर ली है नई नई गाड़ियों को लॉन्च करने के लिए। बिजली से अब दरअसल गाड़ियां चलने की बात हो रही है। अशोक लेलैंड में और कितनी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि तमिलनाडु में इनके बसेस का ट्रायल रन सक्सेसफुल हुआ है। इनको बड़े बस के ऑर्डर्स करीब 2000 बसेस के मिलने की बात हो रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी एक ऐसा प्ले है जो दरअसल इस सेगमेंट में काम करता है। इस पर विस्तार से गौरांग शाह जी की राय भी जानेंगे ब्रेक के उस पार। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है इस वक्त संदीप वागले साहब और सुमित बगड़िया जी, और साथ ही गौरांग शाह साहब। गौरांग सर, ये अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनने वाली है, अशोक लेलैंड ने ट्रायल रन कर लिया चेन्नई में और 2000 बसों का ऑर्डर भी मिल सकता है। कैसा एक्सपीरियंस रहेगा और शेयर खरीदना चाहिए? इससे पहले भी अनिल जी अशोक लेलैंड पर हमारी खरीदारी की कवायद थी, और अगर आपको याद हो हिंदुजा फाउंड्रीज का जो मर्जर हुआ था उसको लेकर के थोड़े बहुत अनिश्चितता के बादल अशोक लेलैंड पर मंडरा रहे थे, क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी को इन्होंने मर्ज किया था अपने साथ। लेकिन ये जो मर्ज होने के बाद जो प्रक्रिया है पूरी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, वो बेहतर हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, डेट को काफ़ी हद तक कम किया है। लॉस मेकिंग प्रपोजिशन जो इनकी एक जेवी थी वैको करके यूरोप में, वो उन्होंने रद्द कर दी है। और आने वाले समय में जिस तरीके से डिफेंस के कारोबार को लेकर के हमें उत्साह है, एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवीज़ को लेकर के मैनेजमेंट ने टिप्पणियां की थी कुछ समय पहले कि ये प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्द इसका एक ट्रायल रन होगा, और जिस तरीके से अभी आप और हेमंत जी जिक्र कर रहे थे, सक्सेसफुल ट्रायल रन हुआ है। और अगर तमिलनाडु सरकार के पास से ऑर्डर मिल जाता है तो एक डेफिनेटली बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप किस तरीके के व्हीकल्स लेकर के आते हैं और इसकी जो बैटरी लाइफ है वो कितने लंबी चल सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप देखें रास्तों की हालत, तो आपको और हमें पता है किस तरीके के ट्रैफिक का मसला जूझना पड़ता है हम लोगों को। तो कितने लाइफ लॉन्ग, कितना एक बार चार्ज करने पर कितनी रन होगी वगैरह वगैरह। बट यस, 105 पहला टारगेट है हमारा अशोक लेलैंड का और 115 दूसरा टारगेट है। और M&M भी इस कड़ी में आगे काफ़ी सारे लॉन्चेस करने वाला है, उसके ऊपर भी नज़र रहेगी। ये बताइए सुमित, M&M जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बड़े ब्रोकरेज हाउसेज इसको अपग्रेड कर रहे हैं, चार्ट्स और डेटा में भी वो नज़र आ रहा है क्या? क्योंकि मुझे याद है इन्होंने भी रेवा को 2010 में खरीदा था, उसके बाद उस कारोबार को महिंद्रा इलेक्ट्रिक के नाम से ब्रांड किया था, और अब वहाँ से लॉन्चेस की शुरुआत होने वाली है। बाजार काफ़ी उत्साहित है इस सेगमेंट को देखकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेगमेंट को देखकर। क्या भाव में भी कुछ उत्साह दिख रहा है या फिर पास करेंगे इसे? एब्सोल्युटली राइट। ये स्टॉक के अंदर बाकी ऑटो स्टॉक्स की तरह हमें मूव देखने को नहीं मिला है, और अब ये स्टॉक के अंदर मूव स्टार्ट ही हुआ है। आई थिंक जिस तरह से स्टॉक का स्ट्रक्चर पैन आउट हो रहा है, वो ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में यहां से एक अच्छी तेजी दिखाने वाला है। आने वाले दिनों से मेरा मतलब है करीब 3 से 4 महीनों के अंदर, क्योंकि ये स्टॉक ने जो टाइम होराइजन लिया है पिछले कई हफ्तों से नीचे से ऊपर आने में, उसको स्ट्रक्चर को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब ये कंसोलिडेशन बैंड का ब्रेकआउट भी कर रहा है, और शायद हो सकता है इमीडिएटली हमें स्टॉक के अंदर 1500 का लेवल्स तो देखने मिल ही जाएगा। और अगर ये 1500 के लेवल्स क्रॉस करता है तो ये मान के चलिए स्टॉक के अंदर हमें 150 से 200 पॉइंट की तेजी और देखने को मिलेगी, यानी 1650 से 1700 तक के लेवल्स हमें आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि M&M के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए और हर डिप के अंदर इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बाकी ऑटो स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है उस तरह से महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अभी तक परफॉर्म किया नहीं है। इसने अभी परफॉर्म करना स्टार्ट ही कर रहा है, और चार्टिकली अगर मैं स्ट्रक्चर देखता हूं तो उसके अंदर भी इसका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बेस बन चुका है, और जो नेगेटिव न्यूज फ्लोज आ रहे थे इसके
के अंदर वो भी अब बंद हो चुके हैं। तो आई थिंक इमीडिएटली ये स्टॉक के अंदर बाइंग में रहना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 1400 का स्टॉप लॉस बेस्ट रहेगा, ऊपर में इमीडिएटली 1500 का पहला टारगेट होगा, और 1500 के ऊपर जिस दिन ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया और क्लोजिंग दे दिया तो आप 150 पॉइंट की तेजी और मान के चले स्टॉक के अंदर। जिस तरह से इस देश में ई रिक्शा का प्रचलन बढ़ा है, आप देखिए वो एक सक्सेसफुल मॉडल है। लोग कह रहे थे चार्जिंग पॉइंट दिक्कत ये वो, लेकिन ई रिक्शा आज सच्चाई ये है कि चाहे दिल्ली लगे दौड़ने लगे हैं, रिक्शा खत्म हो चुका है, ई रिक्शा आ चुका है, और बैटरी वाले जो सेगमेंट है वो जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। बैटरी शेयरों पर भी फिर फोकस होना चाहिए। और इंडिया नेचुरली जो पावर डेफिशिएंट कंट्री था, यानी पावर नहीं था, अब तो पावर सफिशिएंट है। अब तो कहाँ, मतलब ठीक है छोटे शहरों में अभी छोटी जगह अभी भी थोड़ी पावर कट होती होगी, लेकिन अदरवाइज तो बड़ी जो ठीक ठाक से शहर है वहाँ तो पावर सप्लाई 24 आवर्स अब कंप्लीट होने लगे। तो अब जब पावर है और चार्जिंग वगैरह की ये समस्या जो खत्म हो जाती है तो फिर ऐसे में ये कारोबार जबरदस्त बढ़ने वाला है। सरकार खुद चार्जिंग पॉइंट लगाने की बात कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में शुरू हो चुके हैं, तो चार्जिंग पॉइंट की दिक्कत भी हो सकता है सरकार एक बड़ा खर्चा करके इसको करे आगे सॉल्व। लेकिन ये बताइए गौरांग जी, फिर क्या बैटरी कंपनियों के लिए भी मौका होगा आगे, और कोई बैटरी स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो? वेल ये तो अभी एक ट्रायल प्रोजेक्ट है, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में M&M और अशोक लेलैंड ने जो मन बनाया है वो उतार रहे हैं, और माइनस दिस ऑफ कोर्स आने वाले समय में पता चलेगा हेमंत के कौन सी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इसको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन हाँ, ऑन OEM ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में दोनों ही कंपनियों पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। एक है एक्साइड इंडस्ट्रीज और दूसरी है अमारा राजा बैटरी। ओके चलिए, तो ये है आपके लिए एक्साइड और अमारा राजा बैटरी पर खरीदारी करने की राय। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद नई दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे साथ कुणाल सरावगी, इक्विटी रश के CEO। पूछेंगे उनसे उनके टॉप ट्रेडिंग, उनके पसंद के आइडियाज आज के लिए इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है गौरांग शाह, सुमित बगड़िया, संदीप वागले साहब, और दिल्ली से जुड़ चुके हैं अब हमारे साथ इक्विटी रश के CEO कुणाल सरावगी भी। स्वागत है कुणाल जी आपका। बता दीजिए आपके आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या क्या हैं, शेयर आपके पास और सब खरीदेंगे ना? देखिए 2 शेयर्स खरीदने की राय है अनिल जी। सबसे पहले मदरसन सुमी, मुझे लगता है इन स्तरों पर खरीदा जा सकता है, लगातार आउट परफॉर्म करता आया है, और कल भी जब हम बाजार में करेक्शन देख रहे थे बावजूद उसके ये काउंटर लगातार तेजी दिखा रहा था, तो मुझे लगता है मदरसन को खरीदें। 470 का यहाँ स्टॉप लॉस रखना होगा, मुझे 490 का टारगेट आज आते हुए या कल आते हुए दिखाई पड़ेगा। दूसरा मेरे राय है मैरिको को खरीदने की। मुझे लगता है कि इस काउंटर में करेक्शन आ चुका है, ओवरऑल ट्रेंड बहुत अच्छा पॉजिटिव अप ट्रेंड है, इसको खरीदें। 310 पर स्टॉप लॉस रखें, 320 का इमीडिएट टारगेट होगा। बिकवाली की राय बैंक ऑफ इंडिया में है, जहां पर के मुझे लगता है कि एक ब्रेकडाउन चार्ट पर देखा गया है, एक मेजर सपोर्ट के नीचे कल ट्रेड हुआ। 140 पर स्टॉप लॉस रखें, तो मुझे लगता है कि 135 तक फिसलना तय है। चलिए तो इस पर रखिए नजर। सन फार्मा, अब इसका जिक्र हम कर रहे थे कुछ देर पहले, इसकी एक दवा को US FDA की मंजूरी मिली है। सुमित, चार्ट देखकर बताइए सन फार्मा कैसा नजर आता है आपको, और क्या जो 2-3 दिन से तेजी बन रही है वो और कंटिन्यू हो सकती है आगे? बिल्कुल हो सकती है। फार्मा स्टॉक्स के अंदर हमें वैसे भी लोअर लेवल से तेजी और रिकवरी देखने को मिली है। जहां तक सन फार्मा का सवाल है, सन फार्मा ने 500 रुपए के आसपास एक बार सपोर्ट होल्ड किया है। फ्रेश तेजी की संभावना अभी तक जनरेट नहीं हुई है, बट यस पुलबैक जरूर हमको देखने को मिल सकता है। आई थिंक इमीडिएटली स्टॉक के अंदर जो पुलबैक हमको देखने को मिल रहा है वो एक्सटेंड हो सकता है, और ऊपर में हमें 560, और अगर 560 के लेवल्स ब्रेक हुए तो शायद ये पुलबैक 600 तक भी जा सकता है। आई थिंक इमीडिएटली एक बार शॉर्ट्स अवॉइड करना चाहिए। 510 या 500 के नीचे जाता है तो ही हमें फ्रेश डाउनवर्ड मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 470 450 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जब तक 510 500 के लेवल नहीं टूटते हैं उसमें बाइंग में रहना चाहिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस उसी स्टॉप लॉस से होल्ड करें। ऊपर में इमीडिएटली 560 और वो ब्रेक हुआ तो 600 तक के लेवल्स एक बार हमको देखने को मिल सकता है। तो ये है सन फार्मा पर आए, और सन फार्मा इसी वजह से हम लगातार 500 रुपये से कह रहे थे कि ये स्टॉक खरीदने लायक हो चुका है। अब देखिए ये जो खबर आई ये काफ़ी बड़ी। और दूसरा स्टॉक आज एक्शन में हेमंत जो आता दिख रहा है बैंक ऑफ इंडिया। कुणाल भी कह रहे हैं शॉर्ट कीजिए, और वागले साहब ने भी कहा है, जो कल सुबह सुबह हमने आइडेंटिफाई किया। कुणाल की लिस्ट में एक और स्टॉक मदरसन सुमी, ये भी कल सुबह का आइडेंटिफाई किया, और कल क्या तेज़ दौड़ लगाता हुआ नजर आया है। मेरे ख्याल से वागले साहब किस लेवल पर रिकमेंड किया था, और कल के आपके टारगेट 85 के आसपास के थे कुछ, शायद कुछ 1-1.5 रुपए से मिस हो गए काइंड ऑफ। ठीक बात है, लेकिन काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से 72-73 रुपये से ये स्टॉक चलना चालू हुआ था, राइट? तो कल की सुबह की पिक्स, ऐसी पिक्स आज भी रहेंगी, आप चिंता न करें।
आज भी कुछ न कुछ इस तरह के स्टॉक्स आपको जरूर मिलने वाले हैं। लेकिन एक और स्टॉक रिलायंस कैपिटल, इस पर राय ली जाए। गौरांग, क्या कहेंगे आप? कंपनी की तरफ से कोशिश पूरी हो रही है कि वैल्यू अनलॉकिंग की जाए, और कल देर शाम कंपनी ने ऐलान किया कि पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड का आईपीओ लाने की बात हुई, जो 15 से 20 हज़ार करोड़ का वैल्यूएशन उस कंपनी का आंका, उस बिजनेस का आंका जा रहा है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, इसका भी आईपीओ इसी फाइनेंशियल ईयर में लाया जाएगा। 4,000 करोड़ रुपए की प्रीमियम इन्होंने कलेक्ट किए पिछले साल, और 130 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। रिलायंस कैपिटल, क्या राय रखते हैं आप? पूरे समूह पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है अनिल जी। परफॉर्मेंस वाइज इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मूल्यांकन के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या मूल्यांकन पर ये पूरे अपना जो स्टेक है उसको कम करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप एनबीएफसीज में चुनना चाहते हैं डाइवर्सिफाइड फाइनेंस कंपनीज, तो बेहतर चॉइस है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली गवर्नेंस को लेकर के और डेट को लेकर के पूरे ग्रुप के ऊपर एक सवालिया निशान लगा हुआ है। तो अगर इस कारण को लेकर के ऊपर के तरफ के दायरे दिखते हैं तो यहाँ पर उछाल में बेचने की राय होगी। M&M फाइनेंशियल्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कैपिटल फर्स्ट, ये काफ़ी कुछ, L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग, AB नूवो इंक्लूडेड, अगर आप उसको फाइनेंशियल सर्विसेज में गिनना चाहते हैं, तो ये बेहतर मेरे ख्याल से विकल्प हो गया लंबी अवधि के। चलिए, तो रिलायंस कैपिटल कल काफ़ी मजबूती के साथ बंद हुआ। क्या चार्ट्स पर वाकई में मजबूत है? इस खबर पर क्या और दौड़ लगा सकता है? वागले साहब जरा देखिए चार्ट्स। अनिल जी, थोड़ा फर्दर अपसाइड की तो मैं डेफिनेटली बात करूंगा, जो कि 610 615 है। बट एफएनओ में जो मोमेंटम चाहिए कि दिन में 3-4-5% की मूव आए, वो मैं मार्केट खुलने के बाद ही कह पाऊंगा। ठीक बात है, सुस्ती वाला बाजार है थोड़ा। पोजिशनल के तौर पे अभी 590 है, मुझे नहीं लगता ये 575 ब्रेक को करेगा। ऑन द अपसाइड 610 615 पहले आने की संभावना ज्यादा है। ओके, तो चलिए, अपसाइड है और नीचे के लेवल पर अच्छा सपोर्ट, और एक के बाद एक लगातार पॉजिटिव खबरें रिलायंस कैपिटल के लिए आती हुई दिख रही है। तो प्री ओपनिंग सेशन पर इस शेयर पर रखिएगा नजर, क्योंकि वक्त भी प्री ओपनिंग सेशन का हो चुका है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कहाँ होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत, कैसी होगी रुपए की शुरुआत, स्टॉक 2020 का अपडेट। इस छोटे से ब्रेक के बाद जुड़िएगा हमारे साथ पहला सौदा में। लेकिन उससे पहले गौरांग शाह से विदा लेने का वक्त है। गौरांग, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे पहला सौदा।